गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। हम लोग ने चैप्टर जो पढ़ा है सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संवैधानिक संरचना। पूरे चैप्टर में हम लोगों ने संविधान के बारे में जाना है। संविधान कैसे बना, कौन कौन से लोग बनाए, कितने लोग इसमें थे, संविधान का मेन काम क्या होता है। हमने दूसरे देश के संविधान के बारे में भी थोड़ा जाना। हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में भी जाना। भारतीय संविधान के प्रीएम्बल को भी पढ़ा हमने। अब आज हम लोग को पढ़ना है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन एक्चुअली में चैप्टर 5 में हम लोग को डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा। कौन कौन से आपके इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कैसे इसकी संरचना बनी है, इसका क्या काम होता है, इसके बारे में हमको जानना है। बस इसमें थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है। आपके बुक का जो पेज नंबर आप 52 देखिएगा तो 52 में आपको ये पैराग्राफ मिलेगा, ये टॉपिक मिलेगा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। मैं एक बार किताब से ही इसको बताना चाहूँगा। आइए आप लोग एक बार अपने बुक में देखिए। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली ए स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एंड फिलॉसफी as we note above, a constitution is mainly about embodying this value in the institutional arrangement। संविधान सिर्फ एक स्टेटमेंट या फिलॉसफी नहीं है, ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये विचार नहीं है, ये किसी का वक्तव्य नहीं है, बल्कि संविधान इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को साकार करने के लिए, इंस्टीट्यूशन को साकार करने का एक माध्यम है, एक साधन है जो संविधान उसको बनाता है, संविधान उसका अरेंजमेंट करता है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट। इट इज़ ए वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, देयरफॉर इट नीड टू बी अमेंड क्विट रेगुलरली टू कीप इट्स अप टू डेट। इसको अप टू डेट होने के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि संविधान को जब हम पढ़ेंगे, जब संविधान की ज़रूरत होती है तो संविधान को रेगुलर इसी अरेंजमेंट को चलाने के लिए, यानी कि आपके इंस्टीट्यूशन को, आपके संस्थान को, आपके देश को चलाने के लिए संविधान को हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, इसको रेगुलरली अमेंडमेंट होना चाहिए। अब अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना। संशोधन का मतलब क्या होता है? रेगुलरली, जैसा संविधान जब बना था उस समय की जो ज़रूरत थी, उस समय की जो आवश्यकताएं थी, हमारे जीवन का स्तर था, वो आज के समय से भिन्न था। आज हमारी ज़रूरत उससे बढ़ी है, हमारी ज़रूरत में अंतर आ गई है। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरत, हमारा समाज जैसे जैसे अलग होता जाएगा, जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाएगी, संविधान को भी संशोधित करके उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और इसी चीज़ पर टाइम टू टाइम जो उसमें परिवर्तन किए जाते हैं, उसी परिवर्तन को अमेंडमेंट कहा जाता है, संशोधन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या करा है। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल दैट इट हैज़ टू बी अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पायरेशन एंड चेंज इन सोसाइटी। जिन लोगों ने, सॉरी क्राफ्टेड यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये क्राफ्टेड ड्राफ्टेड होगा। संविधान को जिन लोगों ने ड्राफ्ट किया वो लोग यही चीज़ समझ के ड्राफ्ट किए कि ये हमारे समाज के अकॉर्डिंग होगा, उसी के अनुसार होगा, समाज की जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो जब भी वो ज़रूरत बदलेगी तो उसमें संशोधन की ज़रूरत आ जाएगी, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत आ जाएगी। उस समय के समाज में और आज के समाज में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। उस समय की आवश्यकताएं आज की आवश्यकताओं की अपेक्षा सीमित थी, आज हमारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है, तो इसमें संशोधन की भी ज़रूरत निश्चित रूप से पड़ेगी। देखिए आगे फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है कि दे डिड नॉट सी इट एज ए सेक्रेट static and unalterable law, so they made provision to the incorporated changes from time to time. They changes are called constitutional amendment। मैंने अभी समझा दिया है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि इसको एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाए। इसका मतलब कि ये एक छुपा हुआ चीज़ हो, इसको सिर्फ एक आदमी जाने, सिर्फ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वही जाने, वही समझे। बल्कि उन लोगों ने इसको अमेंडमेंट करते समय उन लोगों ने इसको ऐसा माना कि ये सबकी जानकारी में हो, हर आदमी इसको पढ़े, हर आदमी इसको जाने, इसलिए इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और वही समय के अनुसार जो परिवर्तन किया जाता है वो अमेंडमेंट कहलाता है, संशोधन कहलाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन ए वेरी लीगल लैंग्वेज। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी क्विट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बोल रहा है
कि संविधान की जो भाषा होती है वो भाषा लीगल भाषा होती है, वैधानिक भाषा होती है। तो जब वैधानिक भाषा होगी उसको आपको जब पढ़ना पड़ेगा, आप फर्स्ट बार में उसको पढ़िएगा तो पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टीज महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि संविधान की भाषा आपको समझ नहीं आ रही है। और ये सही भी है, जब आप एक चीज़ को 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ कर रहा है। लेकिन आप उसके अरेंजमेंट को जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो बड़ी ही आसानी से उसको देखकर समझ सकते हैं। कैसे? जैसे संविधान में मान लीजिए कि किसी का प्रोसीड्योर लिखा हुआ है, कोई चीज़ अगर लॉ में लिखा हुआ है वो आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन आप सिंपली देखते हैं कि हमारे देश को गवर्न कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि उसके लिए वोटिंग होती है, उसके लिए वोटिंग होती है। वोटिंग कराने के लिए रेगुलर बेसिस पर इलेक्शन होता है, ये आपको इजीली समझ में आती है प्रैक्टिकली जब देखते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन का क्या प्रोसीड्यूर है। उसके बाद आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कैसे गवर्न होती है, जो मेजॉरिटी प्रूफ करता है उसकी सरकार बनती है, ये मुझे इजीली समझ में आती है, सबको समझ में आती है, आपको भी ये चीज़ इजीली समझ में आती है। लेकिन वही चीज़ संविधान की भाषा में जब होगी तो शायद आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि अगर आप देखिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, आपको इजीली समझ में आता है कि प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, ये समझ में आती है। लेकिन संविधान की भाषा में थोड़ा ये समझना डिफिकल्ट होगा। आपको लेजिस्लेचर का काम समझ में आ जाता है इजीली कि उसका क्या काम होता है, आपको एग्जीक्यूटिव का भी समझ में आता है, जुडिशरी को भी आप समझ लेते हैं। यही तीनों मिलके इंस्टीट्यूशन की संरचना करते हैं, यही मिलके यही इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है फिर यहाँ Like any constitution lay down a procedure for choosing person to govern the country. It define who will have the how much power to take which decision. ये बताता है, संविधान ही हमको बताता है कि किस व्यक्ति के पास कितना पावर है डिसीजन लेने का, कौन क्या डिसीजन ले सकता है, कौन सा डिसीजन नहीं ले सकता है। इस चीज़ को भी हमारा संविधान तय कर देता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के कितने पावर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या काम होता है, प्रेसिडेंट के कितने पावर है, प्रेसिडेंट का क्या क्या काम होता है, उसके नाम पे क्या क्या हो सकता है, वो किस किस को अपॉइंट करता है। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव और कौन कौन से लोग माने जाते हैं, जुडिशरी का काम क्या होता है, वो कितना डिसीजन ले सकता है, कितना पावर है जुडिशरी का, इन सारे चीज़ों को हमारा संविधान बताता है। यानी कि संविधान में इन सभी चीज़ों की व्याख्या की गई है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, बोल रहा है कि एंड इट पुट लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट डू बाय द प्रोवाइडिंग सम राइट टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। और संविधान ये भी बता देता है कि कौन कौन से अधिकार हमारे गवर्नमेंट को दिए गए हैं, कौन कौन से अधिकार हमारे जनता को दिए गए हैं, सिटीजन को दिए गए हैं, वो किस लॉ का किस रूल का को वायलेट कर सकता है, किसका उल्लंघन कर सकता है, किसका नहीं कर सकता है, सिटीजन के कौन कौन से राइट है जिसको वायलेट नहीं किया जा सकता, उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इस पर शुरू से बड़ा डिस्प्यूट रहा है। आप जब आगे पढ़िएगा तो और भी चीज़ें इसमें जानने को मिलेगी कि इसी बेस पर फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट पर केस भी हुआ था, एक हाई कोर्ट ने उसके पावर को कॉन्स्टेंट भी किया था, लिमिट भी किया था, इवन गवर्नमेंट के डिसीजन को इलीगल भी डिक्लेयर कर दिया था फंडामेंटल राइट के बिहाफ में कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका वायलेशन कर रही है। तो ये सारे चीज़ों को संविधान में लिखा गया है, ये सारे संविधान के तहत होते हैं। उसके बाद में द रिमेनिंग 3 चैप्टर अब आगे बता रहा है बस वही चीज़ कि जो 3 चैप्टर आपका बचा हुआ है उसमें आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखेंगे कि कैसे चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है चुनाव होने का। उसके बाद में जब आप नेक्स्ट चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो पूरा इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे और इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन पढ़ेंगे। जब 6 चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा अपना फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा कि एक जनता के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, उसके क्या क्या फंडामेंटल राइट होते हैं। इन सभी राइट को हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स तब तक इसको यहीं पर ख़त्म किया जाता है, क्योंकि ये चैप्टर इसके आगे इसमें कुछ बचा नहीं है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप लोग कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए ताकि आपको पढ़ने को आगे मिलता रहेगा ये। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।